मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव का चंद महीने बाकी रह गए हैं। जितनी भी हम यूँ कहें कि पार्टियां हैं, बिहार की कहें चाहे भारत की कहें, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स को लुभाने के हर वो कदम है वो नहीं छोड़ रहे हैं। आज हम उस वोटर को बात करेंगे जो 18 प्लस हैं और 2024 लोकसभा में वो पहला वोट अपना देंगे। किस पार्टी के देंगे, क्या देंगे, वो डजंट मैटर, हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जब वो वोट देने जाएंगे, अपना बूथ सेंटर पे जाएंगे, तो जब वोट गिराने से पहले उनके माइंड में किन किन मुद्दों पे वो सोचेंगे और किन मुद्दे पे वो वोट करेंगे। मेरे कुछ सहपाठी हैं, साथी हैं, मैं एक बार इन लोग का परिचय करवा देता हूँ। ये मुअज्जम सरफराज हैं जो मेरे साथी हैं, ये ऋषभ झा हैं, सौरभ पांडे है और साकेत है। ये तीनों मेरे सहपाठी हैं और जनसंचार विभाग के हैं। इन लोग के भी जो भारत में पॉलिटिक्स चल रहा है उस पर अच्छी पकड़ है, विदेश नीति पे पकड़, तमाम जो करेंट मुद्दा है उस पर पकड़ है। अगर हम मुअज्जम की बात करें तो इनको पॉलिटिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। मुअज्जम, सबसे पहले मेरा चौकस भारत में आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव का चंद महीने बाकी रह गया है, कैसे देख रहे हैं आप? 18 प्लस वाले हैं, फर्स्ट वोटर हैं, किस मुद्दे आपके सामने रहेगा वोट देने से पहले? देखिए, मुद्दा तो इस बार बहुत रहेगा, लेकिन फोकस रहेगा G20 पर। जो मोदी जी के अंडर में जो G20 की अध्यक्षता हुई है और उन्होंने एक और देश को जैसे ही भारत जो मिलाया है G20 में, जिसको G21 किया है, तो इससे तो मुझे यही लगता है कि मोदी जी को वोट देना चाहिए। तो क्या आप मोदी जी के जो G20 से सहमत हैं? हाँ। देश के लिए इससे कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? देश के लिए कुछ हुआ? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे जो आप स्टूडेंट हैं, आपके जो मुद्दा है वो क्या रहेगा? देखिए, अभी तो स्टूडेंट का कोई मुद्दा आने वाला है नहीं, क्योंकि अभी वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के चल रहा है, जिसको मोदी सरकार ने पास करवाया है। तो अभी मुद्दा यही सब है। छात्र को भूल जाइए कि छात्र का भी कोई मुद्दा है अभी। अच्छा, अभी और ये दूसरे दोस्त ऋषभ झा हैं। ऋषभ, आप भी अभी स्टूडेंट हैं, आप 18 प्लस हैं, पहली बार लोकसभा का वोट करेंगे जी। आपके सामने क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, जैसे कि इन्होंने कहा कि G20 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर से विपक्ष में कोई नेता नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए फिर से देखिए, लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत ही भारत में आकर्षित चीज़ होता है। आप वोट करते हैं नेता को जो प्रधानमंत्री बनता है, जो आपका देश चलाएगा, लेकिन आप वोट करते हैं अपने उस स्थान के रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो भी देख के वोट करना पड़ेगा कि अगर मेरे जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो खड़ा हो रहा है वो काबिल है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ब्रिजभूषण जैसा नहीं होना चाहिए कि बाहुबली भी हो, रेपिस्ट भी हो, जिसके ऊपर महिला पहलवान, देश की महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला जैसा बड़ा संगीन मामला लगाया है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। मोदी जी का छवि खराब होता है। मोदी जी का छवि खराब होता है। क्या अभी जो देखा जाता है कि यूँ कहें कि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आती है, सेंट्रल की बात करें चाहे गवर्नमेंट बिहार सरकार की बात करें, क्या ये स्टूडेंट को लुभाने के लिए आते हैं? चुनावी वर्ष में तो वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार जो पार्टियां हैं वो ऐसा करती है। सिर्फ सरकार में ही नहीं, विपक्ष में बैठे लोग भी विभिन्न प्रकार के वादे दावे करते हैं। वो भी ऐसा इसलिए ही करते हैं ताकि जो 18 प्लस वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर है हम लोग की तरफ, वो उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो यही हुआ है कि चुनावी वर्ष से 1 साल पहले या चुनावी वर्ष में ही वैकेंसी आई। जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है। अभी से ही आप बिहार में वैकेंसी आनी शुरू हो गई। 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देने का जो महागठबंधन का वादा है, उसमें बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, जैसे आप क्वेश्चन लीक भी हुआ है। तो ये सारे सिस्टम को दिखाता है। उसके बाद केंद्र सरकार में जाइए तो मैं छात्रों के बीच ही रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सिर्फ छात्र ही जो जनरल कंपटीशन की तैयारियाँ करते हैं। तो उसमें मैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनकी एक ही रहती है कि एसएससी की जो भी वैकेंसियाँ हैं वो टाइमली है। ना तो रेलवे की 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी नहीं है। उसके बाद रेलवे सबसे बड़ा बोर्ड है, उसमें सब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट है उसमें सब ज़्यादा, लेकिन उसमें काम जो रेगुलर बेसिस पे हो नहीं रहा। 2019 के बाद आज तक वैकेंसी आई नहीं। संभवतः ये अनुमान लगाया जा रहा है लोगों से कि 2023 के अंत में या 2024 के प्रारंभिक महीनों में, जनवरी फरवरी में वैकेंसियाँ निकाले सरकार।
अच्छा, 2 टर्म का एनालिसिस करें मोदी और मनमोहन सिंह के, कैसे दोनों का देखते हैं कार्यकाल? एक अर्थशास्त्री इतना बड़ा था और दूसरा को क्या कहिएगा? दूसरा को आप प्रधानमंत्री के बदला प्रचार मंत्री भी कह सकते हैं। अच्छा, कैसे प्रचार मंत्री? चुनाव से पहले हर राज्य का दौरा, अभी देख लीजिए तो 3 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, डेट आया अभी तक? नहीं आया है ना? नहीं। प्रधानमंत्री दिख रहे हैं आपको तीनों जगह, तो प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ी है जिस तरह से लगातार विपक्षी कहें चाहे जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ा, अब बोलिएगा कि नहीं बढ़ा है तो फिर अपना नज़रिया है। दूध से लेकर के चावल, आटा, तेल क्या सस्ता है? आम नागरिकों के ऊपर या मध्य वर्गीय परिवार के ऊपर किस तरह से बोझ पड़ रहा है, किस तरीके से बैंक का रेपो रेट बढ़ा दिया जा रहा है या कोई भी इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया जा रहा है, उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, किससे छिपा थोड़ी है। अच्छा, तो आपने कहा कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन वही सरकार चाहे यूँ कहें कि उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि तो आप कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, तमाम जो गैस की दाम बढ़ रहा है, लेकिन तब वो आप 2014 वाले क्यों नहीं, 2014 से पहले वाले क्यों नहीं पेंशन लेते हैं, क्यों नहीं पेमेंट लेते हैं? काम वही कहते हैं, पेमेंट ज़्यादा मिलता है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। इसका जवाब मेरे पास है। देखिए, सपोर्ट करिए, किसी को भी आप करिए, लेकिन अंधा सपोर्ट मत करिए। अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देखिए कैसे पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए लाखों कर्मचारी, ठीक है, कम से कम 8 से 10 लाख कर्मचारियों का जंतर मंतर पे एक हुजूम था। तो ये सब चीज़ को आपको मानना पड़ेगा ना। आप क्या कुछ बोल रहे थे? जी, आपने कहा ना कि 2014 से पहले जो पेंशन मिल रहा था, जो सरकारी नौकरी में जो भी मंथली जो भी पैसा था, वो उतना ही क्यों नहीं ले रहे, उससे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? आप हमें ये बताइए कि 140 करोड़ की आबादी में कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है? बहुत कम है। बहुत परसेंट निकालेगा तो 2 से 2.5-3-4% तक आएगा। जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब सरकारी भत्ते बढ़ते हैं तो वो 2 से 4% लोगों का बढ़ता है। बचे 96% लोगों के लिए महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन उसका भत्ता बढ़ाने वाला कोई नहीं। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 45 से 47% जो है किसान का है। 2014 से पहले अनाज का कीमत कितना था? क्या उस अनुपात में कीमत बढ़ा जिस अनुपात में महंगाई बढ़ा? नहीं बढ़ा। आपने पूछा कि 2014 से पहले 2004 के बाद मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार और मोदी की 9 साल की सरकार में क्या अंतर है? एक जो चुनावी मुद्दा मोदी जी ने खुद ही बनाया है कि 11 नंबर से हमने 5 नंबर पे लाया है इकोनॉमिक के बेसिस पे, कि हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एज ए मीडिया स्टूडेंट हमने ये एनालिसिस किया और ये BBC की रिपोर्ट भी है कि 2004 से लेकर 2014 तक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था उसका परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो 183% से ग्रो कर रहा था, लेकिन 2014 से 2019 के बीच 2023 के बीच 83% से ग्रो कर रहा है। आप ये भी कह रहे हैं कि जो 10-11 नंबर से 5 नंबर हुआ है मनमोहन सिंह की पूरी तरह से योगदान है। ये तो दुनिया जानती है कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो 1991 में लिबरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन जो उन्होंने किया था, उसका प्रभाव तो इंडिया पे है और आज ही नहीं, आने वाले 100 साल के बाद भी रहेगा। मनमोहन सिंह शायद ना रहे, लेकिन उनका ये काम तो रहेगा। अच्छा, ये सब जाति गणना आई है, रिपोर्ट आई है, हिंदू लगभग 82% है, मुस्लिम के कहें तो 17.5% लगभग उसकी आबादी है, लेकिन जातिगत गणना कराना कितना सही? और जातिवाद जिस तरह से सभी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, वो जाति धर्म पे बंटवारा कर रही है, कितना तक सही और लोगों के बीच में इसको कैसे देखा जाएगा? आने वाला दिन तो मुश्किल लगता है। देखिए, राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो सांप्रदायिक और जातीय चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन ही इसी पे लड़ा जाता है। हिंदू मुस्लिम, फिर से जाति, यादव ब्राह्मण या फिर SC ST। लेकिन जब आप किसी आम आदमी से पूछिए तो आज के युग में जातीयता इतना मैटर नहीं करता है। आज का जो नौजवान है वो नौकरी खोजता है, महंगाई देखता है, अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, उसको बाहरी दुनिया से उतना मतलब नहीं है। तो लौकिक माहौल में इसका उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीतिक दुनिया में ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि वोट ही भारत में इसी बात पे मांगा जाता है। हिंदू मुस्लिम करके तो लड़ाई जाने चल जाते हैं, लेकिन आज तक नेता का एक भी बेटा उस हिंसा में नहीं गया है। अरे नेता का तो बात मत करिए, हिंदुस्तान का जितना नेता उसका 75% ज़्यादा तो बाहर विदेश में पढ़ता है। वो लोग यहाँ रहेगा तब तो यहाँ देखेगा, मरता कौन है? तो आम आदमी, जिसको बहका के पैसा दे के रैली में ले जाया जाता है। हिंदू राष्ट्र के लिए कितना नेता के बेटा को देखा है कि सबसे आगे खड़ा हुआ हो, झंडा लेकर के जय श्री राम कह रहा हो,
अभी हेमंता बिस्वा शर्मा का एक फ़ोटो आया था जिसमें वो अपने बेटा के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े थे 5 स्टार होटल में। कोई भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले एक नौजवान को दिखा दीजिए जो 5 स्टार होटल में अपने बाप के साथ या अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ हो, दिखा दीजिए। हाँ, लास्ट सवाल तीनों से रहेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी। जिस तरह से मीडिया पे मोदी सरकार ने प्रहार करे, कई मीडिया के समन भेजा गया है, कई के द्वारा अरेस्ट किया गया है, वही इंडिया गठबंधन से 14 को बाइकआउट किया गया है। अब हम सब मीडिया स्टूडेंट और फ्यूचर में मीडिया बनेंगे, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो चीज़ यही है कि जिस अधिकारी ने भी या जिस नेता ने भी ये जो इंडिया गठबंधन नाम सोचा है, सबसे ज़्यादा मज़ा भी वही ले रहा है, क्योंकि नाम रख करके बेडरूम में बैठ करके न्यूज़ देख के भी वही हंस रहा होगा कि ऐसा नाम दे दिया है जिसे प्रधानमंत्री ने उसको घमंडिया नाम दे दिया। ठीक है, न्यूज़ क्लिक जैसे बड़े पत्रकारों के ऊपर दमन किया गया, उसके फाउंडर को FIR में नाम डाल करके अरेस्ट किया गया, 7 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार को सुबह से लेकर के शाम तक पूछताछ के लिए बुला लिया गया। पूरा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र लिख रहा है कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है। ठीक है, एडिटर गिल्स ने भी कहा है कि हम लोग पत्रकार के सपोर्ट में हैं, तो ये पत्रकार के ऊपर तो हमला हुआ है। ठीक है, वही G20 मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, नहीं हुई। वही जो हमारे सबसे जो बड़े गेस्ट यूँ कहें कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने दूसरे देश में जाकर उस बात को बताया कि भारत में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, और जो भारतीय का जो प्रेस का फ्रीडम है उसका अगर रैंक देखें तो 161वां नंबर पे है। अब 164 है, 61 या 64 वही है। 161 है। तो कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्या कितना ही सच है कितना गलत? देखिए, सच्चाई तो है। देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आता है तो वो ये तो ट्राई ज़रूर करता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें चले, लेकिन वो उनके हिसाब से चलने का भी एक लिमिट होता है। और आज का जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार, मोदी जी का सरकार है, उसने वो उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे आप चाहे तो मेरे बारे में बोलिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ख़राब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी कभी देते नहीं है। अगर इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है आप आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं, रात में कैसे सोते हैं, ऐसा कोई नेता होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव का मैं उदाहरण देता हूँ। वहाँ पे इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, जहाँ में दोनों उम्मीदवार आके बहस करते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है। यहाँ तो कुछ नहीं होता है, बस आए, भाषण दिए और चले गए। चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, बस आए, भाषण दिए और चले गए। क्या बोल रहे हैं? अमेरिका में व्हाइट हाउस की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने जब प्रधानमंत्री से सवाल किया डेमोक्रेसी को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि उस पत्रकार को किस तरह से पूरे बीजेपी के IT सेल ने ट्रोल किया। कैसे उसको कहा गया कि आप पाकिस्तानी हैं, जबकि वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर है सर सैयद अहमद खान, उनके ख़ानदान की वो लड़की है जो हिंदुस्तानी है। और उसको एक सवाल करने पर डेमोक्रेसी से लेकर के माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, उस पर सवाल करने से उनको पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस तरीके से प्रहार हो रहा है मीडिया पर। साकेत, आपसे आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन ऐसे तो इंडिया गठबंधन नहीं कहा जा रहा, I.N.D. कहा जा रहा है, उससे 14 पत्रकारों को वो किया गया, बाइकआउट किया गया है। वही मोदी सरकार कई पत्रकारों को समन भेज के दफ्तर ED दफ्तर बुला रहे हैं, और जांच एजेंसी उसको 10 घंटा 12 घंटा यूँ कहीं कि दिन भर उसको बैठा रही है। तो क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? एक जो इंडिया गठबंधन बनी है वो बाइकआउट कर रही है, और दूसरा जो NDA का है वो उसको पत्रकार को उसका प्रेस का जो वो अपना कब्जा में रखना चाहते हैं उसको समन भेज देता है। कैसे इस दोनों को सेक्रीफाइस? मैं 2 बात बोलूँगा। ये न्यूज़ क्लिक का मुद्दा भी उठा है। न्यूज़ क्लिक का ये मुद्दा ब्रेक करने वाला कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का सबसे, यदि टॉप लेवल की न्यूज़पेपर में यदि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में नाम शुमार किया जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। यदि न्यूज़ क्लिक को हम डिफेंड करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने गलत खबर छापा है। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मीडिया की आड़ में आप देश की संप्रभुता के साथ खेलें। न्यूज़ क्लिक ने गलत किया है तो उसके साथ होगा, न्यूज़ क्लिक के मीडिया ने, वो रिपोर्टर ने गलत किया है तो उसके साथ जो होगा जो देश का कानून करता है। दूसरी बात, ब्लॉक करने की बात आपने कहा कि 14 पत्रकारों को बाइकआउट कर दिया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ऑफिशियली ये डाटा जारी किया है कि फलना पत्रकार को अब इंडिया गठबंधन के लोग इंटरव्यू नहीं देंगे। इससे उनके जान की भी खतरा है कि इंडिया गठबंधन के जो सपोर्टर हैं वो उस पत्रकार पे हमला भी कर सकते हैं। पत्रकारों के पास कुछ बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी होती नहीं है, तो मैं इस कदम को तो मैं गलत ही समझूंगा। ठीक है, आप सुन रहे थे, तीनों जन संचार विभाग के स्टूडेंट हैं। आने वाले दिन में कल के न जाने ये भी एक अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। इनका जो बात था वो मुझे अच्छा लगा।
इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो मीडिया का प्रेस का फ्रीडम होता है वो मोदी सरकार अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन है 14 पत्रकारों को बायकॉट किया है, ये भी सही नहीं है। आने वाले दिन में उन नेताओं, उस पार्टी के नेताओं ने इस 14 पत्रकारों पर हमला भी कर सकता है, क्योंकि इनका सिक्योरिटी उतना मजबूत होती नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो बाइडन ने दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि इंडिया में प्रेस का फ्रीडम नहीं है, ये आए दिन देखा गया था किस तरह से मीडिया में छाया गया था। लेकिन ये 18+ वोटर हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में पहला वोट गिराएंगे। इनके पास मुद्दा क्या था, ये पटना के युवाओं के पास मुद्दा क्या है, इन हर उस सवाल पे बेबाकी तरह से अंदाज रखे हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे और आप भी 18+ अगर हैं और फर्स्ट वोटर हैं तो आपका क्या मुद्दा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पट